स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 में। अब हमें एक न्यू मेथड सीखना है कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू एक पूरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। कोई भी वैल्यू आप, कोई भी वेरिएबल आप पिक कर सकते हो माइंड में कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को एलिमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें होना क्या है बेटा, सपोज अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये हमारे पास गिवन 2 इक्वेशंस हैं और इसके अंदर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करवाएंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो आप इस कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओगे और जो x का ये वाला कोफिशिएंट है उसे हम नेक्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट से आप ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओगे और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें x के कोफिशिएंट से आप नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा x वेरिएबल है वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन उस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में और अपना आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां आप देखोगे एलिमिनेशन मेथड तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज करेंगे। तो चलो इसको प्रोसीड करते हैं आगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 1 से हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। अब एलिमिनेशन में आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि ये जो साइन है नीचे वाली इक्वेशन की साइन जो है वो आप चेंज कर दोगे। प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो हम इसे माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, +2 + 3 5 आ गया एंड 10 - 4 इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, जो साइन हमने चेंज किया है आगे हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। हम इन वाले साइन को फिर भूल जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो y क्या आ गया 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वहां से हम निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। और ये तो सॉल्व करना इजी है, डिजिट्स को हम एक साइड पर ले जाएंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे एलसीएम के थ्रू। तो आंसर हमारा आ गया 19/5। x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। देखो इस पार्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है और फिर यहां पर सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया है। ठीक है, तो मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन अभी हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज है। बार बार हम आगे के क्वेश्चन को इन्हीं मेथड से करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा और जब आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो धीरे धीरे आपको ये मेथड भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं हमारा पार्ट नंबर सेकंड में भी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर राइट करके दिखाती हूँ। बेसिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, इसमें हम थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान देंगे, जो जो हम कर रहे हैं उसको जैसे हम हर बार क्वेश्चंस में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब सपोज हम इसमें
y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले में x को एलिमिनेट किया था, इस वाले में हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो y का वेरिएबल क्या है, यहाँ का वेरिएबल -2 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहां पर y का वेरिएबल 4 है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको हम लिखवा देते हैं, मेंशन कर देते हैं दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया -6, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया -8, -2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया -20। अब ऐसे ही हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 ज़ा 8, अगेन 4 2 ज़ा 8 y एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लर्न किया था फर्स्ट पार्ट में, हमें साइन चेंज करवाने हैं। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो अगेन माइनस। अब ये -8y प्लस 8y हो गया हमारा y एलिमिनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विद x ओनली, तो -6x -8x, माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का। सिमिलरली -20 -28 विच इज इक्वल्स टू दिस, है ना, माइनस माइनस हमने फिर से प्लस कर दिया, और साइन किसका आ गया, माइनस का। तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, और x क्या आ गया, 28/14 विच इज इक्वल्स टू 2। अब इस x की वैल्यू को आप चाहो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो, तो मेंशन कर देते हैं सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1 में ही कर देते हैं। we get 3x, x की जगह 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यही है ना हमारी इक्वेशन 1, तो हमने इसमें इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सो 4y इक्वल्स टू, डिजिट्स को आप सेम साइड पर ले जाओगे, सॉल्व कर दोगे, एंड देन वी विल हैव वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा एलिमिनेशन मेथड करते हुए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो ऑटोमेटिकली हाफ पार्ट में यूज हो रहा है, इसीलिए जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे और फिर वो सब्स्टिट्यूशन वाला पूरा करके दिखाओगे। इसका मतलब है कि हाफ पार्ट हमारा एलिमिनेशन से हो जाएगा और हाफ में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑटोमेटिकली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा रिमेनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इसीलिए एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि दोनों को हमें साइमल्टेनियसली यूज करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब जो इसका पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ है, चलो पार्ट फोर्थ मैं आपको करके दिखाती हूँ, थर्ड तो बहुत सिंपल सा है, वो आप खुद भी कर सकते हो। गिवन क्या है, x/2 माइनस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और सेकेंड क्या है हमारे पास इक्वेशन, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। अब ये जो इक्वेशन है बेटा देखो इसके अंदर थोड़ा सा एलसीएम वाला पार्ट भी आ गया, तो सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद जैसा कि हम सॉल्व करते आए हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, और अब
ऊपर का पार्ट कैसे आता है, न्यूमरेटर वाला पार्ट हम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं एक बार फिर बता देती हूँ। दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर आया 3 और 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x। फिर से दोनों को डिवाइड किया, 2 आया और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू -1। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको स्टैंडर्ड वाला मेथड नहीं समझ आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पर डिजिट्स बड़ी होती है ना, तब हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाने में टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताया है करने का। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ना करने से तो बेटर है ना, जो हमें समझ आ जाए हम उसके थ्रू कर ले। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब 6 को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो गया 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और हम ऐसे ही इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं प्रॉपरली। हम इन इक्वेशंस को हटा देते हैं। हमारे पास बचा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 6 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हमारी गिवन 2 इक्वेशंस हो गई। अब इसमें देखो, एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है बेटा, हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। यही किया ना हमने पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, कि उसका कोफिशिएंट सेम हो जाता है, ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो जाती है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो, यहां हमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है, क्योंकि जो कोफिशिएंट सेम करने की कंडीशन है वो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर साइन चेंज कर देते हैं और यहीं से हम x को एलिमिनेट कर देते हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ -4y प्लस y। ये क्या हो गया, -3y। यह 6 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड और y कितना आ जाएगा, 3/3 इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आपकी जो इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन हमें गिवन थी, कोई भी ले लेते हैं, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां पर अगर हम y की वैल्यू डाल दें और इसको अगर सॉल्व कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 3 is 9। आपके मेथड से कर देती हूं मैं, जो आपको इजी लगता है। और ये हो गया 10/3। मे बी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि इक्वेशन तो हमने ये वाली फॉर्म कर ली थी, तो फिर हमने y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में क्यों नहीं डाला, हमें वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन को लिया है। आप चाहो, सपोज हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये और वाला सॉल्यूशन है। चाहो तो आप यहां पर एंड कर सकते हो, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में डाला, और अदरवाइज जो हमने इक्वेशन बनाई थी आप उसमें भी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 9 + 1, 3x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10/3। सो बोथ केस में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो आप चाहो तो किसी ओरिजिनल इक्वेशन में भी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करवा सकते हो, या फिर जो इक्वेशन हमने बाद में बनाई थी उन दोनों में से भी किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करवाकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या तो ये कर लेना या तो ये कर लेना, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है,
इसके साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो जो बेसिक चीज है कि हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। तो उसमें बेटा हम वो मेथड तो सीख चुके हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड अब हमें सॉल्व करना आ गया। क्या है उसका बेसिक प्रोसीजर कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। किस तरीके से? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम कर देंगे, देन साइन चेंज कर देंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो जो वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम सेकेंड इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मेथड सीख लिया है। अब वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे कहाँ अटकते हैं कि यहां हमें सिंपल इक्वेशन गिवन नहीं होती, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है और उसे अंडरस्टैंड करके हमें अपनी इक्वेशन भी खुद फॉर्म करनी होती है और फिर उसको सॉल्व तो करना ही करना होता है। तो सॉल्विंग पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी आपको, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कुछ नए स्टेप्स नहीं ऐड होने हैं, ठीक है। वो आप खुद करेंगे। मैं यहां आपको इक्वेशन फॉर्म करके दिखाऊंगी, क्योंकि उसी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, बस यही सोच के घबरा जाते हैं कि ओह कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, ये मुझसे नहीं होने वाला, देखने में बहुत भयानक लग रहा है। पर ऐसा नहीं होता है बेटा। जब आप उसको पढ़ोगे ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। डरना नहीं है, याद रखना है, डर के आगे जीत है। मैथ्स के क्वेश्चंस इतने भी हॉरिबल नहीं होते हैं जितने बच्चे समझते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान लगा के उनको करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू देम, ठीक है। तो अब चलो, अब हम वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। मैं राइटिंग पार्ट पे जोर नहीं दूंगी, ठीक है ना, कि क्या सही तरीके से लिखना है, वो नहीं। वो जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई ना, आप खुद वर्ड्स लिख दोगे, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। मेन तो बात जो होती है वो मेथड की होती है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज की नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये न्यूमरेटर पे आ रहे हैं तो कुछ डिनोमिनेटर भी होगा। हम लेट कर लेते हैं x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। ये हमारी एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। और इस स्टेटमेंट कंप्लीट होने तक अब हम उस कंडीशन पर पहुंच गए हैं कि हम इसे सॉल्व कर एक इक्वेशन अपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो करके देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। कैसे सॉल्व कर दोगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू एनीथिंग विल बी द सेम नंबर। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड -1। क्या किया है हमने? y को इस साइड ले गए हैं तो y का साइन चेंज हो गया, +1 को इस साइड ले गए हैं तो उसका भी साइन चेंज हो गया। ये क्या हो गया? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब इसकी सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करें। इट बिकम्स हाफ। कौन हाफ हो जाएगा? ऑब्वियसली हमारा फ्रैक्शन जो क्या था, x अपॉन वाई था। ये कितना हो रहा है? ये हाफ हो रहा है। कब हाफ हो रहा है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये हाफ हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो अब सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू हम उस कंडीशन पर पहुंच गए जहां हम सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि हमारी सेकेंड इक्वेशन कौन सी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करवा सकते हैं हम इसमें। 2 इंटू एक्स विल बी 2x एंड y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 ओनली। तो ये क्या हो गया? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां पे भी देखो हमारे पास -y सेम टू सेम आ रहा है।
यानी कि जब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाओगे, दोनों इक्वेशंस को अगर एक दूसरे के नीचे लिखें, कोफिशिएंट हमारे पास ऑलरेडी सेम है ना y का, तो हमें वो मल्टीप्लाई होल बाय, जो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते थे, हमें वो करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज ऑटोमेटिकली मिल गई, तो हम फालतू की मेहनत क्यों करेंगे, है ना। अब इसका हम डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं और इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो प्लस एक्स माइनस 2x विल बी माइनस एक्स एंड माइनस 2 माइनस 1 विल बी माइनस 3। कैंसिल हो गए माइनस के साइन, तो x आ गया 3। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी लगा होगा मुझे पता है। अभी पूरा आपको क्लैरिटी नहीं आई होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट आई एम डैम श्योर आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं और मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वैसे तो बेटा ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है इनमें कुछ भी ना नया नहीं आ रहा, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, एज की प्रॉब्लम, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम, नंबर वाली प्रॉब्लम, वो जो टिकट का फेयर वगैरह होता है ना, वही वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। तो जो वर्डिंग प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने का तरीका है ना, वो तो सेम ही रहने वाला है। चेंज होगा तो क्या होगा, उसको सॉल्व करने का मेथड, वो भी एक्सरसाइज की वजह से, कि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक मेथड के अंदर तो महारत हासिल कर लो, दूसरे की आपको ABCD ना पता हो, है ना। क्योंकि एग्जाम में वैसे वर्डिंग प्रॉब्लम में ये कभी नहीं लिखा आता कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड, बहुत रेयर है। लेकिन क्यों छोड़ना ना, बहुत इजी है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आप तीनों मेथड में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसलिए आपको तीनों मेथड में एक्सेल करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। क्या पता एग्जाम में लिखा आ जाए किसी क्वेश्चन में, दैट सॉल्व द गिवन वर्डिंग प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम मूव कर रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर हमें गिवन है, एक तो नूरी है और सोनू है। दोनों की एज के बारे में बात क्या हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले तो हम तब जाएंगे जब हमें ये पता हो कि दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। ठीक है, तो नूरी की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज हो गई x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज हो गई y। अब 5 years ago की बात हो रही है, तो 5 years ago वो क्या कह रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी। जितनी नूरी की एज प्रेजेंट में है, 5 साल बैक जाएंगे, 5 years बैक जाएंगे, तो उसकी एज 5 years रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। और ऐसे ही सोनू की एज भी 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, ये जो x-5 है, वो कितना है, वो सोनू की एज का थ्राइस हो जाएगा। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल्स टू 3y माइनस 15, विच इज इक्वल्स टू x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब वो कह रहे हैं 10 years later। 10 years later का क्या मतलब है, आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years दोनों की एज कितनी होगी, अब नूरी 10 साल बड़ी हो जाएगी ना 10 साल के बाद, जितनी वो प्रेजेंट में है
10 साल बाद वो उसकी एज में 10 प्लस हो जाएंगे। और ऐसे ही जितना सोनू आज है वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो 10 साल बाद इनमें क्या रिलेशन बन रहा है? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज सोनू की एज के ट्वाइस हो जाएगी। फिर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। ठीक है ना, डिजिट को हम एक साइड ले आए और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड। इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब फिर से इसको ध्यान से देखो, x इसके अंदर कोफिशिएंट्स सेम है, दोनों के आगे 1 1 है, तो हमें फिर से वो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस करने की इसमें भी जरूरत नहीं है। हम बस इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करवाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे वेरिएबल x को, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल है। सॉल्व आप इसको करोगे आगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आंसर करेक्ट आया या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझे बताना। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की क्या तरफ। कह रहे हैं? The sum of the digits of a 2-digit number is 9। तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, कि एक 2-डिजिट नंबर है हमारे पास और उस 2-डिजिट नंबर्स में जो उसके डिजिट्स हैं दोनों, उसका सम कितना है? 9। अब जो नंबर हमारे पास फॉर्म होता है, कोई भी नंबर है उसमें अगर नंबर हम फॉर्म कर रहे हैं तो एक तो 1s डिजिट होगी और एक 10s प्लेस की डिजिट होगी। ठीक है, 2 डिजिट होती हैं हमारे पास। तो लेट करना क्या पड़ेगा इसमें? हमें लेट करते हैं, लेट 1s डिजिट बी x and 10s डिजिट बी y। ठीक है ना, तो x हमारे पास 1s प्लेस की डिजिट है और y जो है वो हमारे पास 10s प्लेस की डिजिट है। तो x और y से मिलाकर एक नंबर हमारे पास बना है जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। यानी कि x प्लस वाई कितना है? 9। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर कैसे बनाओगे? नंबर अब हम ऐसे एक्स वाई तो नहीं ना लिखेंगे, ये तो नंबर नहीं बनाना। नंबर बनाने का प्रोसीजर क्या होता है ये आपने बहुत स्टार्टिंग लेवल की क्लासेस में सीखा होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? 1s प्लेस की डिजिट, उसमें प्लस क्या करते हैं? 10 इंटू में 10s प्लेस की डिजिट। ठीक है, नया नया सा लग रहा है कॉन्सेप्ट, और एक्सप्लेन करके समझाऊं? चलो, सपोज ये नंबर है 58, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आया कैसे है? ये इसी फॉर्म से आया। 8 क्या हो गया? ये तो 1s प्लेस की डिजिट हो गई, प्लस में 10s प्लेस की डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा के लिखा। देखो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सो वी विल गेट 58 ओनली। तो ये डिजिट को लिखने का तरीका होता है। आपको पता तो होगा, बट हो सकता है कि बहुत पहले पढ़ा था तो अब दिमाग में ना हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को कैसे बनाना है? 1s प्लेस डिजिट प्लस में बैकवर्ड जाते हुए। ठीक है, 10 इंटू में 10s प्लेस की डिजिट, तो ये हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। कि वो twice है। 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। हमें अब डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करेंगे? जो
टेंस प्लेस की डिजिट है उसे हम वंस प्लेस पे ले आएंगे, और जो वंस प्लेस की डिजिट है उसे हम टेंस प्लेस पर ले आएंगे। यही हो सकता है ना, इससे अलग तो कुछ रिवर्स हो नहीं सकता। तो यहां पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो अब जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगी वो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आएगी। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब हम सारे डिजिट्स को सारे वेरिएबल्स वाले नंबर्स को हम एक साइड ले आते हैं। ये हो गया 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। 90y माइनस 2y कितना हो गया 88y, और ये हो गया माइनस 11x इक्वल्स टू 0। देखो इसको, ये 88 है और ये 11 है, इसे हम रिड्यूस करवा सकते हैं 11 से, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है। इसे अगर हम एक ऑर्डर में लिखें, यहां देखो y वाली टर्म पहले है ना, तो हम इसमें y को आगे ले आते हैं। x प्लस वाई को वी कैन ऑल्सो राइट एज y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9, और फिर हम सेकेंड वाली इक्वेशन को इसके साथ लिखते हैं इसके नीचे। अब फिर से ध्यान से देखो, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको पता है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवाते हैं। कैसे वेरिएबल को एलिमिनेट करवाते हैं, कोफिशिएंट सेम करवा देते हैं उनके, है ना। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और इनके साइन भी देखो ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पर हम साइन को भी चेंज नहीं करेंगे। हमें डायरेक्टली अपना मोटो मिल गया है, y प्लस 8y कितना हो गया 9y इक्वल्स टू 9, दिस गिव्स y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये y इक्वल्स टू 1 है, आप इसे किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करवा सकते हो। मैं इसे इक्वेशन 1 में ही सब्सटीट्यूट करवा रही हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 विच गिव्स x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 गिव्स x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब नंबर कैसे आएगा हमारे पास, नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर हमने क्या बनाया था, यहाँ क्या थी हमारे पास वंस प्लेस की डिजिट। वंस प्लेस में क्या था x, प्लस में 10 इंटू में टेंस प्लेस की डिजिट। वैल्यू डाल दें इनकी, 10 इंटू में y क्या है हमारे पास 1 और x क्या है हमारे पास 8, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द नंबर, सो वी फाइंड आउट द नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, इसमें सारा दिमाग देखो हमारा कहाँ खर्च हो रहा है, सिर्फ गिवन वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनाने में अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। आगे तो देखो सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, है ना। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 3.3 में एंड एक्सरसाइज 3.4 में भी, वो तो हमें कितना इलैबोरेट करके करना पड़ता है ना। सिंपल इक्वेशंस होती हैं बट उसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं तो कितना स्पेस लग जाता है। बट अब यहाँ देखो, यहाँ पर सारी मेहनत हमारी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करने में लगती है, और आगे तो लगभग वो हाफ क्वेश्चन होता ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, वेरिएबल डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, इसमें तो हमें साइन भी चेंज नहीं करने पड़े, तो वो सॉल्यूशन काफी घट जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अपार्ट 4 में। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, टोटल उसे ₹2000 बैंक से निकलवाने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, उसे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो अब हमें क्या निकालना है कि उसे ₹50 के कितने नोट्स मिले हैं, ₹100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो लेट करने का हम लेट किसको करते हैं, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, जो हमें नहीं पता कितने अमाउंट में हमें मिली है या कितने की पड़ेगी, क्या कॉस्ट आएगा, क्या नंबर आएगा, उसे ही हम लेट करते हैं। तो यहां पर भी हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ
50 notes equals to X and number of rupees 100 notes equals to Y। ठीक है, 50 रुपीज के उसे X नोट्स मिल गए, 100 रुपीज के उसे Y नोट्स मिल गए। तो ओवरऑल उसको कितने रुपीज कितने हो गए कि अगर उसने 50 रुपीज के X नोट्स लिए हैं और 100 रुपीज के उसने Y नोट्स लिए हैं, तो दोनों का सम कितना आया है, टोटल कितनी मनी बन गई है, 2000 रुपीज। अब देखो इसके अंदर 50 कॉमन है ना, 50 से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और क्या कह रहे हैं वो, यहां तक का पार्ट हमने अपनी इस इक्वेशन फॉर्मेशन में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं, यानी कि X और Y, X क्या है हमारे पास 50 के नोट्स और Y क्या है हमारे पास 100 के नोट्स। तो X प्लस Y कितना है, टोटल 25 की नोट्स का नंबर कितना है 25 है, और उन नोट्स की वैल्यू कितनी है 2000 है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नोट का नंबर, नोट्स की वैल्यू, तो वैल्यू उसने कितनी विड्रॉ करवाई है 2000। देखो मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सपोज आपके पास है 10 रुपीज के नोट्स हैं एंड आपके पास 50 रुपीज के नोट्स हैं, ठीक है। 10 रुपीज के आपके पास नोट्स है, सपोज 10 ही नोट्स हैं, और 50 रुपीज के आपके पास है 20 नोट्स। अब अगर हम आपसे पूछें कि टोटल आपके पास कितनी मनी है, दोनों को सॉल्व करके प्लस ही करोगे ना, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 एंड 50 इंटू 20 कितना हो गया 1000। तो टोटल आपके पास कितने हैं 1100 रुपए। देखो ये जो 1100 रुपए है वो कैसे आया, जब आपने 10 के नोट्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया और 50 के नोट्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया है ना हमने। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 50 के नोट्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 के नोट्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ही हमें पता चलेगा दोनों को ऐड करके कि हमारे पास कितने रुपए आए हैं, है ना। ये चीज हमें गिवन है कि हमारे पास 2000 रुपीज है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और ये तो हमने निकाली वैल्यू ऑफ नोट्स और ये है नंबर ऑफ नोट्स की ओवरऑल। जैसे आपके पास 10 के 10 नोट थे और 50 के आपके पास 20 नोट थे, तो अगर मैं आपके पास कहूं कि टोटल आपके पास 30 नोट्स हो गए ना, 30 नोट्स ये कब आए हैं, नंबर ऑफ नोट्स को ऐड करके 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर ये 10 और 20 क्या है, वो 10 और 20 की जगह हमारे पास क्या चल रहा है x प्लस वाई चल रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास 50 के कितने नोट्स हैं और y के कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो हमने 10 और 20 की जगह क्या लिया है, x प्लस वाई है, और दोनों को प्लस करके हमारे पास कितने नोट हैं, हमें कितने नोट दिए कैशियर ने, हमें 25 नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों बन चुकी हैं। फिर से देखो सॉल्विंग पार्ट कितना इजी हो गया है हमारे लिए। हमें कोफिशिएंट सेम करने के लिए ऊपर नीचे इक्वेशन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि x और x सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो हम x को एलिमिनेट करवा सकते हैं, बस यहाँ पर हम साइन चेंज करवा देते हैं। तो साइन चेंज करवाएंगे, x कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई y हो गया, 40 माइनस 25 15 हो गया, तो y इक्वल्स टू 15 आ गया। और इसे अब हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सपोज 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 विच गिव्स अस x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। तो x हमारे पास 10 है और y इक्वल्स टू 15 है। चेक करें हमारा आंसर सही आया या नहीं आया है। x क्या था कि 50 के नोट्स हमारे पास x आ गए, यानी कि 10 आ गए, तो 50 इंटू 10 हमें कितने हो गए 500 हो गए।
और 100 के नोट्स हैं y, यानी कि 100 के नोट्स हैं 15। तो ये कितना हो गया 1500। अब देखो 1500 प्लस 500 कितना हो गया 2000 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे 25। तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 हो गया। इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। ये तो मैंने आपको वैसे ही क्रॉस वेरीफाई करके दिखाया है एग्जाम में, बिल्कुल आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि क्रॉस वेरीफाई हमने इसलिए किया ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट की। और इसके साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी ओवर होता है। और अब हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, फिक्स्ड चार्ज की बात आ रही है तो आगे कहीं चार्ज पर डे की भी बात आएगी, ठीक है ना। वो जैसे हमने ऑटो फेयर वाली प्रॉब्लम में किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो ऑटो फेयर में क्या होता था कि एक फिक्स्ड चार्ज होता था, उसमें नंबर ऑफ किलोमीटर हमें नहीं गिवन होते थे। बट यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है वो किसके लिए, फॉर द फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स्ड चार्ज आपको देना ही देना है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सॉरी, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए उसने बुक रखी और उसने ₹27 पे किए। तो जो उसने 7 दिनों के लिए बुक रखी है, 7 में से जो 3 दिन है वो तो उसके फिक्स्ड चार्ज में निकल गए, है ना। फिक्स्ड चार्ज यानी कि x उसको पे करना ही करना है। अब बचे हमारे बाकी के 4 दिन। तो जो चार्ज पर डे है अगर वो y है, ठीक है, तो ये वो इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस 4y इक्वल्स टू कितने पैसे दिए उसने 27। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। अब सूजी ने कितने दिन के लिए रखी है बुक, 5 दिन के लिए। तो 5 में से 3 दिन के लिए तो उसे x रुपीज देने ही देने हैं। अब उसके कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। यानी कि जो चार्ज पर डे है 2 दिन के लिए, अगर y रुपी 1 दिन का चार्ज है तो 2 दिन का चार्ज 2y हो गया। तो टोटल उसने कितने दिए 21 रुपीज दिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर इक्वेशन बना के दिखा दी कैसे बनेगी। और अगर हम इसे वर्डिंग्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जो पार्ट हमें लेट करना है, लेट चार्ज फॉर फिक्स्ड, लेट फिक्स्ड चार्ज कर लेते हैं इसको। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹x एंड चार्ज पर डे। पर डे के हिसाब से जो चार्ज है हमारे पास वो क्या बना ₹y। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल थी बेटा। 7 दिन के लिए सरिता ने बुक ली है तो 3 days के लिए उसे फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही करना है। और जो बचे हुए 4 days हैं, 4 days के हिसाब से वो चार्ज पर डे देगी। तो टोटल कितना बन गया अमाउंट 27। और इसी तरीके से सूजी का चार्ज हो गया जिसने 5 दिन के लिए बुक ली थी। और अब फिर से इसके ऊपर हम ध्यान दें तो हमें एलिमिनेशन के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत यहां भी नहीं है। अगर आप x को एलिमिनेट करवाते करवाते बोर हो गए हो ना तो आप डेफिनेटली y को एलिमिनेट करवा सकते हो, मगर इनका कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और फिर सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। भाई मेरे को तो बहुत बोर लगता है ये मेथड। मेरे पास तो जब x मुझे दिख रहा है सामने कि मैं साइन चेंज कर कर इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकती हूँ, तो मैं तो इतना बड़ा स्टेप नहीं करने वाली, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं तो इसको आगे सॉल्व करने जा रही हूँ। 4y माइनस 2y कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21 इज 6। तो ये कितना हो गया, y इक्वल्स टू 6/2 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3। तो y कितना था, चार्ज पर डे। तो पर डे का चार्ज कितना आ गया, 3 रुपीज आ गया। अब इस 3 यानी कि y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम सेकंड वी गेट
x प्लस 2y, y है 3 इक्वल्स टू 21। तो ये कितना आया सॉल्व करके 21 माइनस 6 इक्वल्स टू 15, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया हमारे पास 15 रुपीज का। 15 रुपीज का फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर डे हमारे पास आ गया 3। तो देखो 3 इंटू में 4 डेज एक्स्ट्रा बन रहे थे ना सरिता के, 3 इंटू 4 प्लस करेंगे तो आ गया 27, इतना ही पे किया था उसने। ठीक है, तो ये एक जस्ट मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ कि हाँ देखो, अगर हमारी जो क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो जाती है आंसर से, इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको एग्जाम में करके नहीं देखना है और ना ही दिखाना है, क्योंकि इतना टाइम वहां नहीं होएगा आपके पास। या तो बस मैं आपको और ज्यादा थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए ये पार्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.4 तक। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे, बट वो होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे एक और लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो इन दोनों मेथड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आने वाला है इसको करने में। बट इससे पहले कि हम कुछ नया सीखे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, है ना। बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।